हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्बस्टर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म बेसिकली इज द फिनोमिनन जहां पर एक ही केमिकल फॉर्मूला से डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइसोमेरिज्म मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले यहाँ पर, अगर मैंने एक फॉर्मूला लिया C4H8। C4H8 किसका फॉर्मूला हो सकता है? C4H8 होता है ब्यूटीन का फॉर्मूला। इससे ब्यूट 1 इन भी बन सकता है या फिर ब्यूट 2 इन। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इससे पॉसिबल है। ठीक है, ब्यूट 1 इन बन जाएगा मेरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया मेरा ब्यूट 1 इन। और अगर मैं ब्यूट 2 इन बनाऊं तो ये भी कुछ ऐसा होगा। सॉरी, यहां पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH3। उसके बाद इससे और क्या क्या बन सकते हैं? उसके बाद इसी फॉर्मूले से C4H8 से हम लोग बना सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन भी बन जाएगा इससे। इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो है मेरा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये भी इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH CH3 CH2 और यहाँ पर CH2। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही फॉर्मूले से, एक ही केमिकल फॉर्मूले से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे आइसोमर्स। अब एल्केन्स में एक अलग तरह का आइसोमेरिज्म दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है? अगर हम लोग CC सिंगल बॉन्ड की बात करें तो CC सिंगल बॉन्ड को हम लोग फ्री रोटेट कर सकते हैं। CC सिंगल बॉन्ड हैज फ्री रोटेशन। इसकी फ्री रोटेशन होती है। ठीक है, अब इस फ्री रोटेशन में अगर हमें इसको रोटेट करना है तो फ्री रोटेशन हैज एनर्जी, दिस रिक्वायर्स एनर्जी। हम अगर उसे फ्री रोटेट भी कर रहे हैं तब भी हमें एक एनर्जी देनी पड़ रही है, और वो जो एनर्जी है इट इज इन द ऑर्डर ऑफ, इट इज इन द रेंज ऑफ 2 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर हम लोग इस रेंज में अगर हम लोग एनर्जी दे तब जाकर मेरे CC जो सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन होगा, उसमें रोटेशन होगा। और उस रोटेशन से जो अलग अलग मुझे आइसोमर्स मिल रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स। और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया मेरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर और दो चीजें जानने वाली है, उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर दो और टर्म्स आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डाइहेड्रल एंगल, और उससे रिलेटेड आता है टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, टॉर्शनल स्ट्रेन। कभी कभार डाइहेड्रल एंगल को टॉर्शनल एंगल भी कहा जाता है। अब ये दोनों चीजें क्या है? अगर यहां पर मैं देखूं, अगर ये मेरा कार्बन है, इसको ये मेरा अगर ये कार्बन एटम है, और ये कार्बन एटम यहाँ पर अगर मैं ये मॉलिक्यूल बनाऊं, सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग दिखा सकते हैं ये इथेन, जिसमें हमारे कार्बन की CC सिंगल बॉन्ड से एक CC सिंगल बॉन्ड है, वो है मेरा इथेन। अब अगर मैं इसको, इस बॉन्ड को, इसको अगर मैं ऐसे देखूं, यहाँ पर अगर मैं इसको खोल के लिखूं, यहां अगर मैं देखूं तो फिर यहां पर अगर मैं इस साइड से देखूं तो यहां पर ये होगा मेरा कार्बन 1 और कार्बन 2। ये क्योंकि मेरे एटम्स हैं तो ये कैसे देखेंगे? एज सर्कल।
ठीक है, अगर मैं इस लाइन से देख रही हूं तो फिर क्या होगा, जो मेरा फर्स्ट कार्बन है वो सेकंड कार्बन को ढक लेगा, वो मेरे सेकंड कार्बन को ढक लेगा, और मेरे जो ये स्ट्रक्चर होंगे, मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। पीछे इसको हम लोग ऐसे बना लेते, चलिए इसको ऐसे हम लोग अगर दिखा देते, तो अगर मैं ऐसे इसको दिखाऊं तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो ये है ये वाला होगा मेरा फर्स्ट कार्बन, और इसके ठीक पीछे होगा ये मेरा सेकंड कार्बन। तो ये मेरा सीसी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर मेरा एक बॉन्ड दिख नहीं रहा है, बचे मेरे 3 बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड्स यहाँ पर कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर ये एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री का, ये मेरा एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। इसको अगर मैं देखूं तो ये है मेरा 120 डिग्री का एंगल। अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये होगा हाफ ऑफ 120, मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो अब मैं बता सकती हूँ कि कार्बन 1 के हाइड्रोजन में और कार्बन 2 के हाइड्रोजन में जो एंगल है, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में जो एंगल है, ये एंगल है मेरा 60 डिग्री, और इसी एंगल को हम लोग कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। ये हो गया मेरा डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल का मतलब क्या है, द डाइहेड्रल एंगल मींस द एंगल बिटवीन द प्लेन्स कंटेनिंग 2 adjacent carbon atoms। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन से 60 डिग्री, अगर हम लोग यहां से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये 60 डिग्रीज का इन दोनों के बीच का एंगल है, और ये होता है मेरा डाइहेड्रल एंगल। अब डाइहेड्रल एंगल से एक और बात आती है, टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस। तो अगर मैं यहां पर इसको वापस से ऐसे बनाऊं, यहां पर अगर मैंने अब हाइड्रोजन की जगह अगर मैं यहां पर कोई एक ग्रुप डाल दूं, कोई एक बल्कि ग्रुप डाल देती हूं, ये मेरा R1 और ये R2 और ये R1, यहां पर इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, ये है मेरा 60 डिग्री। अब अगर मैं इसको, जो मेरा पहला वाला जो ये कार्बन है, ये मेरा कार्बन 1 है, अगर मैं इसको रोटेट करूं बाय 60 डिग्री, इसका मतलब इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं थ्रू 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंटी क्लॉक अगर मैं इसको रोटेट करूं, मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है कार्बन, ये मेरा R1 यहाँ चला आएगा, इसके ठीक पीछे R2 होगा जिसने इसको ढक लिया है, इसने R1 ने R2 को पूरा ढक लिया है। ठीक है, तो क्योंकि उसने ढक लिया है तो हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं जस्ट स्मॉल बॉन्ड से, तो इससे पता चलेगा कि ये जो मेरे कार्बन 2 के जो बॉन्ड्स है वो पीछे की तरफ है, तो बॉन्ड्स जो है वो जस्ट मेरे पीछे की तरफ। अब इन दोनों के जो बीच का एंगल है, ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा मेरा 0 डिग्री। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रेन आ रहा है, इस स्ट्रेन को हम लोग कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। मतलब यहाँ पर अब एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ड्यू टू, यहाँ पर ये स्ट्रेस किस लिए जनरेट हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के डाइहेड्रल एंगल जो है वो मेरा अब कम हो गया है। ड्यू टू द चेंज इन डाइहेड्रल एंगल, द स्ट्रेस जनरेटेड इन द स्ट्रक्चर इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। अब R1 और R2 अगर मैं बल्कि ग्रुप्स कंसिडर करूं तो फिर यहां पर क्या होगा, R1 और R2 के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब यहां पर एक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ये स्ट्रेस अप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है वो कम है, तो इसी स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। इस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। अब हमें पता है, अगर मैं कार्बन की बात करूं, यहां पर अगर मैं देखूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अगर हम लोग सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लें इथेन, ये मेरा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, मेरा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है इथेन। अब इथेन की अगर मैं बात कंसिडर करूं तो फिर इथेन में मेरे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सीसी सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री हो गई मेरी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो फिर इसके जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो है मेरा 109.28 डिग्री। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन का मतलब जस्ट सिंपल है, प्रोजेक्शन का मतलब केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है, एक जनरल मीनिंग होता है रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन। प्रोजेक्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D फॉर्म इनटू 2D फॉर्म, ये होता है मेरा प्रोजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब किसी भी स्ट्रक्चर को, ये सारे स्ट्रक्चर्स मेरे टेट्राहेड्रल है, मतलब ये एक 3D स्पेस में बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इसको इन प्लेन दिखा सकते हैं। हम लोग इसे हमारे नोटबुक्स में, हमारे पेजेस में हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन जैसे हमने पहले एक बेसिक सा हमें प्रोजेक्शन पता है, वो होता है मेरा वेज एंड डैश, वेज एंड डैश फॉर्म। वेज एंड डैश फॉर्म में हम लोग क्या दिखाते हैं, हमें पता है मेरा बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री और ये है मेरा sp3। टेट्राहेड्रल को अगर मुझे दिखाना है वेज एंड डैश फॉर्म में, अगर मैं मीथेन की बात करूं, अगर मैं मीथेन लूं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन, तो कार्बन मेरा सेंटर में होगा। यहाँ पर जो टेट्राहेड्रन होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो होते हैं इन प्लेन, ये प्लेन के साथ है, जिसे हम लोग सिंगल लाइन में दिखाएंगे। उसके बाद एक जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है मेरा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जिसे हम लोग इस बोल्ड लाइन से दिखाएंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये होता है मेरा बोल्ड वेज। ये जो बोल्ड लाइन है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और उसके बाद आती है एक डैश लाइन जो होता है मेरा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इन सबके बीच का जो एंगल है ये है मेरा 109.28 डिग्रीज, ये है मेरा वेज एंड डैश फॉर्म। जब हम कंफर्मेशनल आइसोमर्स करते हैं तो उसमें हम और दो तरह के सीखते हैं प्रोजेक्शन, जिसे कहते हैं सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शंस। सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, पहले हम लोग देखेंगे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होते हैं। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस, यहाँ पर एक सेंटेंस कहा गया है कि ऑब्जर्वर, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर जो होता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ पर मेरा सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है इथेन, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर मैं उसे देखूं तो ये जो ऑब्जर्वर प्रेजेंट होगा वो कहाँ होगा, ऑब्जर्वर होगा यहाँ पर, ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा, मतलब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड से देख रहा है, तो उसे जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसे जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसको वेज एंड डैश फॉर्म में फर्स्ट में लिखती हूँ, उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूंगी इन सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। तो अगर ये मेरे बॉन्ड है, ये मेरा हो गया कार्बन बॉन्ड, तो इसको अगर मैं देखूं यहाँ पर ये होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब अगर हम इसे मैं खुद को कंसिडर करूं या फिर ऑब्जर्वर को हम लोग कंसिडर करें, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से देख रहा है, इसका मतलब ये ऐसे दिख रहा है। इस ऑब्जर्वर का मतलब है ये बिटवीन द बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इस साइड से दिख रहा है या उस साइड से दिख रही है। यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे कर देते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये मेरे हाइड्रोजन हो गए, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन। तो ऑब्जर्वर अगर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, तो ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है फ्रॉम द बॉन्ड, ये बॉन्ड की तरफ देख रहा है। तो अगर ये बॉन्ड की तरफ देख रहा है तो फिर ये इसे क्या दिख रहा है, ये तो हो गया इन प्लेन, ये बॉन्ड्स हो गए इन प्लेन, ये हो गया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ये जो है मेरे, ये होंगे मेरे जो ये वर्टेक्स जो है, ये है मेरे कार्बन्स, ये है मेरे कार्बन्स, और यहाँ पर अब जो मैं बॉन्ड एंगल देखूंगी हाइड्रोजन्स के बीच का, ये बॉन्ड एंगल मेरा क्या आ जाता है, ये बॉन्ड एंगल अब मुझे दिखता है 120 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल मेरा 120 दिखता है। अगर मैं इस वेज एंड डैश को अगर मैं इन 2D करूं और इसे मैं बनाऊं इन सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर होंगे मेरे हाइड्रोजन्स, तो अगर मैं इसे 2D में कन्वर्ट करूं तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, ये हाइड्रोजन्स,
अब इस केस में जो मेरा इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स है वो एक साथ अलाइंड है। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है वो हो गया मेरा 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल जो है वो हो गया मेरा 0 डिग्री। और इसमें सबसे ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन है, हाई टॉर्शनल स्ट्रेन, हाई टॉर्शनल स्ट्रेन, हाई टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन है, तो ये हो गया मेरा लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल फॉर्म, लीस्ट स्टेबल। ये हो गया मेरा इक्लिप्स फॉर्म। अब आते हैं इसमें अगर मैं बॉन्ड रोटेशन कराऊं, तो अगर मैं अब यहां पर बॉन्ड रोटेशन करूं तो ये है मेरा सॉहॉर्स फॉर्म जो है मेरा इक्लिप्स्ड। सारे हाइड्रोजन्स को मार्क कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा इक्लिप्स फॉर्म। अब ऐसा करते हैं, यहां पर हम लोग रोटेट करते हैं। ये अगर मेरा फर्स्ट कार्बन है और ये अगर मेरा सेकंड कार्बन है, तो अगर मैं सेकंड कार्बन को थ्रू 60 डिग्री अगर मैं रोटेशन कराऊं, यहां पर 60 डिग्री हम लोग रोटेशन करा रहे हैं, 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री हम लोग यहां पर अगर मैं रोटेट कराऊं और C2 कार्बन 2, तो यहां पर क्या होगा, कार्बन 1 के तो हाइड्रोजन्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन कार्बन 2 में एक चेंज आएगा। ठीक है, कार्बन 2 में एक चेंज आएगा। इस फॉर्म को कहते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैंने रोटेशन 60 डिग्री का कराया है, लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर, अगर इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को अगर मैं कंसिडर करूं, तो ये कौन सा, ये एंगल बना रहे हैं मेरा एकदम डायगोनली ऑपोजिट, इसका मतलब 180 डिग्री। बाकी के सारे भी जो मेरे हाइड्रोजन है वो सब के सब मेरे 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा डाइहेड्रल एंगल होगा 180 डिग्री। यहाँ पर लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है बहुत दूर दूर है, लीस्ट स्ट्रेन होगा, और ये होगा मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। इस फॉर्म का नाम है स्टैगर्ड, इसे कहते हैं हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इथेन में दो तरह के फॉर्म्स दिखते हैं, एक होता है मेरा इक्लिप्स फॉर्म और एक और होता है मेरा स्टैगर्ड फॉर्म। अब अगर मैं यहाँ पर एक कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करूं इथेन के साथ, अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करूं, अगर यहाँ पर देते हैं दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं, R1 CH2 CH2 R2। अगर ये मैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऐड करूं और ये R जो है इसको मैं कोई अल्काइल ग्रुप मान लेती हूँ, R इक्वल टू अल्काइल अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर ये मेरा हो, तो अब यहाँ पर कैसा बनेगा, अब यहाँ पर एक और मेरे पास फॉर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं गॉश फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं गॉश फॉर्म। लेकिन इस गॉश फॉर्म को समझने से पहले इसको मैं एक और, मुझे एक प्रोजेक्शन हमने पढ़ा, हमें बताना है, वो है मुझे बताना है, वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन देखूं, उससे मुझे पता चलेगा गॉश फॉर्म होता क्या है। यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो प्रेजेंट है अलोंग CC बॉन्ड। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर उस RCH2 वाले ग्रुप को ही अगर मैं देखूं, तो इससे मैं सारे के सारे फॉर्म्स यहाँ पर समझा सकती हूँ। ये मेरा R2 है, ये मेरा R1 है, ये मेरे हाइड्रोजन्स। जब मैं सॉहॉर्स फॉर्म देख रही थी, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन देख रही थी, तब ये जो मेरा ऑब्जर्वर था वो कुछ इस डायरेक्शन में था, वो कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में था। लेकिन अगर मैं अब न्यूमैन प्रोजेक्शन देखूं, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो ऑब्जर्वर है, जस्ट देखने की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो इस साइड से देख रहा है अलोंग CC बॉन्ड। तो अगर CC बॉन्ड से देख रहा है, तो फिर यहाँ पर ये कार्बन, मेरे एटम्स, कार्बन एटम्स गोल होते हैं, तो अगर ये गोल होते हैं तो फिर ये जो है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को पूरा मास्क कर लेगा। तो मुझे जो प्रोजेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, मुझे प्रोजेक्शन है कुछ ऐसा दिखेगा।
ये मेरा होगा फर्स्ट कार्बन और इसके जस्ट पीछे होगा मेरा सेकेंड कार्बन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसका जो इक्लिप्स फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे होगा। सामने के जो बॉन्ड्स है उसको मैं बड़ा करके दिखा सकती हूँ। यहाँ पर होगा मेरा R1, ये होगा मेरा हाइड्रोजन। पीछे के जो बॉन्ड्स है उसको मैं छोटी लाइन से दिखाऊंगी। इसका मतलब पूरा का पूरा पीछे वाले के जो बॉन्ड्स है उसको ढक लिया गया है। यहाँ पर होगा मेरा R2, ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये ऐसे होगा। अब ये है मेरा इक्लिप्स फॉर्म, ये है मेरा इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहाँ पर डायहेड्रल एंगल होगा मेरा 0 डिग्री, यहाँ पर डायहेड्रल एंगल होगा मेरा 0 डिग्री। अब मैं अगर इस फॉर्म को, अब अगर ऐसा करते हैं 60 डिग्री रोटेशन कराते हैं, अगर इसको 60 डिग्री में रोटेशन कराऊं, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, एंटी क्लॉकवाइज, सिक्सटी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसे रोटेशन कराएंगे तो फिर मुझे कुछ ऐसा प्रोजेक्शन मिलेगा। ये सिंपल है, इसको हम लोग जस्ट, जो मेरा सॉहर्स प्रोजेक्शन है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम लोग जो सर्कल होता है, कार्बन का जो एटम का जो सर्कल होता है, हम वो नहीं बनाते हैं, हम लोग जस्ट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर हम बॉन्ड्स नहीं बनाते, यहाँ पर जस्ट हम लोग एटम को कंसिडर करते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन कराया ऑफ C2, मतलब जहां पर R2 है, ये C1 और ये C2, तो पीछे वाले जो होंगे, पीछे वाले मेरे टर्न हो जाएंगे और सामने वाले वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर मेरा आएगा R1, ये आ जाएगा मेरा R2 और ये सारे होंगे मेरे हाइड्रोजन्स, यहाँ पर होंगे मेरे हाइड्रोजन्स। अब अगर मैं यहाँ पर इन सब्स्टिट्यूएंट्स को देखूं तो इन दोनों के बीच का जो डायहेड्रल एंगल होगा वो होगा मेरा 60 डिग्री। इन दोनों के बीच का डायहेड्रल होगा मेरा 60 डिग्री और इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं गॉश फॉर्म, GAUCHE, गॉश फॉर्म। ये होता है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट होता है बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। स्टैगर्ड भी देख लेते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म, ये है मेरा इंटरमीडिएट। इसकी टॉर्शनल स्ट्रेन भी जो है वो भी थोड़ी इंटरमीडिएट होगी, मतलब जस्ट एवरेज एक वैल्यू आएगी। अब इसके बाद अगर मैं इसको वापस से अगर मैं करूं, इसका हम लोग करते हैं कि जो अब इसको हम लोग ऑलमोस्ट 120 डिग्री अगर मैं इसको रोटेशन करूं, 120 डिग्री अगर मैं रोटेट करूं, रोटेशन अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करूं, जस्ट ये 120 डिग्री यहाँ पर रोटेट होगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा 120 डिग्री। मैं वापस से C2 को ही रोटेशन कर रही हूँ, C2 का ही मैं रोटेशन करा रही हूँ। तो फिर यहाँ पर ये आ जाएगा R2, ये आ जाएगा मेरा R1 और ये सारे के सारे मेरे हाइड्रोजन्स रहेंगे। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर R1 और R2 के बीच का जो एंगल है, ये एंगल आता है मेरा 180 डिग्री और ये फॉर्म 180 डिग्री जब एंगल होगा, ये फॉर्म होगा मेरा स्टैगर्ड, ये फॉर्म होगा मेरा स्टैगर्ड। तो मेरे पास तीनों फॉर्म्स आ गए हैं। तो वो कौन से फॉर्म है, एक होता है इक्लिप्स फॉर्म जहां पर मेरा जो बॉन्ड एंगल है वो, सॉरी डायहेड्रल एंगल है वो होता है मेरा 0 डिग्री। नेक्स्ट आता है मेरा गॉश फॉर्म जहां पर जो मेरा डायहेड्रल एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। और सबसे स्टेबल फॉर्म होता है स्टैगर्ड फॉर्म जहां पर डायहेड्रल एंगल होता है 180 डिग्री। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इन बल्की ग्रुप्स को देखूं, ये बल्की ग्रुप्स मेरे बहुत ज्यादा दूर है, तो फिर कोई स्टेरिक इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोई स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं होगा। एक और फॉर्म होता है जो कभी कभार जिसका नाम आ जाता है, कभी कभार आ जाता है, बहुत कंफ्यूज करता है सबको, वो होता है मेरा स्क्यू फॉर्म। एक स्क्यू फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। तो फिर हमें पता, हमने जब अभी देखा तो हमारे पास 3 फॉर्म्स थे, इक्लिप्स्ड, गॉश एंड स्टैगर्ड। तो अगर मेरे पास इक्लिप्स्ड है तो इक्लिप्स फॉर्म के लिए मेरा जो एंगल होगा, डायहेड्रल एंगल होगा, वो होगा 0 डिग्री। गॉश के लिए होगा 60 डिग्री और स्टैगर्ड के लिए होगा 180 डिग्री। अब इन 3 एंगल्स को छोड़कर कोई भी अदर एंगल अगर हो, उस फॉर्म में अगर मेरा प्रोजेक्शन है, उसे हम लोग कहते हैं स्क्यू फॉर्म। तो स्क्यू फॉर्म होगा क्या, डायहेड्रल एंगल other than these 3।
इन तीनों एंगल्स को छोड़कर अगर मैं कोई भी प्रोजेक्शन बना रही हूँ जिसमें मेरा डायहेड्रल एंगल कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0 डिग्री, 60 डिग्री एंड 180 डिग्री, उन फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं स्क्यू फॉर्म्स। उन फॉर्म्स को कहते हैं हम लोग स्क्यू फॉर्म्स। और इनकी जो एनर्जी होती है, इनका जो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, ये टॉर्शनल स्ट्रेन भी इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में ही होता है। मुझे हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, इक्लिप्स होता है मेरा लीस्ट स्टेबल और स्टैगर्ड होता है मेरा मोस्ट स्टेबल। ये होता है मेरा मोस्ट स्टेबल और ये होता है मेरा लीस्ट स्टेबल इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डायहेड्रल एंगल। यहां पर अगर हम लोग एक प्रोफाइल देखेंगे, एनर्जी प्रोफाइल, यहाँ पर ये मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ऑफ इथेन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी मिलेगी। कभी कभार इस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, जनरली कभी कभार नहीं, हमेशा ये एनर्जी जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन के चेंज की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी तो जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ जो एटम्स है वो चेंज हो रहा है, तो क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज हो रहे हैं तो ये हो गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी। ये बस एक बेसिक सा फंडा है कि हम लोग इसे पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं। तो और यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं ये है मेरे डायहेड्रल एंगल्स, ये है मेरे डायहेड्रल एंगल्स। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, यहाँ पर जो इक्लिप्स है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है। फिर 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये हम लोग इन रेड हाइड्रोजन्स को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो उसके बाद 60 डिग्री होने के बाद ये वापस से स्टैगर्ड बन जाती है। फिर 120 डिग्री अगर मैं रोटेट करूँ, इक्लिप्स स्टैगर्ड में ये घूमती रहती है अंटिल 360 डिग्री। ठीक है, ये है द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर इथेन का ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जस्ट हमने हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कौन सा फिनोमिनन होता है, किस टाइप के मेरे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आ सकते हैं फॉर एल्केन्स, ये हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।